नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड उसमें पॉलिटी की हमारी 4th क्लास है। तो हम क्या देख रहे हैं इस समय, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण या उसकी रचना, ये टॉपिक हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने डिसाइड करा था कि क्या क्या पढ़ना है। पहले नंबर पे हमें पढ़ना था जो हमारी संविधान सभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमें पढ़ना था। दूसरे नंबर पे हमें देखना था इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार। अंग्रेजी सरकार जा रही थी तो फिर हमारी सरकार तो 51-52 में चुनाव के बाद बनी, तो इस बीच में किस सरकार ने शासन चलाया, इंटरिम गवर्नमेंट, ये दो थी, है ना। और तीसरे नंबर पे हमें देखना था सोर्स, कि हमने संविधान में कहां कहां क्या क्या सोर्स लिए, कुछ मिसलेनियस चीजें, फिर स्टेटमेंट वगैरह। तो इसमें हमने देख लिया, आइडिया देख लिया, संविधान का आइडिया पहली बार किसने दिया, तो पूरा सीक्वेंस किया, एम एन रॉय एंड स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, फिर जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, देन क्रिप्स मिशन ने पहली बार माना, फिर कैबिनेट मिशन से फाइनली बनी, ये सब हमने देख लिया। दूसरा कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इसमें हमने देखा कि पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी, ब्रिटिश प्रोविंस से कितने लोग थे, प्रिंसली स्टेट से कितने लोग थे, वो कैसे चुने जाने थे, नॉमिनेशन था, इलेक्शन था, ये सब चीजें हमने इसमें देखी। फिर तीसरे नंबर पे हमने मीटिंग देखी कि 9 दिसंबर को क्या मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, फिर 11 दिसंबर की मीटिंग में क्या क्या हुआ, 13 दिसंबर में क्या हुआ, फिर 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, ये सब चीजें मीटिंग में हमने देखा ना। इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट, कि पूरा संविधान ऐसे समितियों के हिसाब से बनाया गया, फिर उसको कंपाइल किया गया, उसकी ड्राफ्टिंग की गई, फिर पहले ड्राफ्ट की रीडिंग हुई, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, 3 वाचन टोटल हुए। तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया और इस दिन हमने हमारा संविधान इनेक्ट कर लिया और वो फिर 26 जनवरी 1950 से एनफोर्स हो गया। हालांकि उसके कुछ भाग जो जरूरी थे वो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स हो गए। ये सब हमने देखा। फिर कुछ अलग फैक्ट हमने देखे कि कैलीग्राफर कौन था, कितने दिन लगे, कितने सेशन हुए, सिंबल के तौर पे क्या यूज करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसको माना जाता है, लीगल एडवाइजर कौन है ना, चीफ ड्राफ्ट्समैन किसको माना जाता है, झंडा कब स्वीकार करा गया, राष्ट्रगीत कब स्वीकार करा, राष्ट्रगान कब स्वीकार करा, ऐसे कुछ फैक्ट हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा था वो था कमेटी, ये हमें पढ़ना है और फिर सीधे इंटरिम गवर्नमेंट और सोर्स पे जाना है ना। तो कमेटी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम करा। मान लो टोटल जो थे 299 लोग थे जो रिस्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और काम बांट लिए कि मूल अधिकार पे एक अलग लोगों का ग्रुप है, 20-25 लोग का चर्चा कर रहे हैं। संघ सरकार की शक्तियां होनी चाहिए, उसका अलग समूह है, राज्य सरकार की शक्तियों का अलग समूह है, ये सब चर्चा कर रहे हैं। और फिर एक ड्राफ्ट कमेटी है, ये सब यहाँ इनको देंगे और वो ड्राफ्ट कमेटी इनको संविधान में एक प्रॉपर प्लेस पे किसको भाग 1 मानना है, किसको भाग 2 वो लगा लेगी, है ना। तो ड्राफ्ट कमेटी का रोल काफी महत्वपूर्ण था। इसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी ड्राफ्ट कमेटी से ही आते हैं। आप देखोगे फाइल हमने आपको सेंड कर दी है, तो आप देखना कि इस कमेटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। तो किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये हमें इसमें देखना है कि कौन सी समिति बनी थी और किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, है ना। इसमें जो ये वाली समिति है ड्राफ्ट समिति, उसमें तो मेंबर भी पूछ लेता है, बाकी समिति में मेंबर नहीं पूछता है ना, वहां पे खाली पूछता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप आइडिया बना लो। देखो जैसे यूनियन समिति है ना, तो यूनियन में एक है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन संघीय संविधान समिति। तो संघ का संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, अभी भाग 5 है ना। तो संघीय संविधान समिति के जो प्रावधान यहाँ बनाए जा रहे थे, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये 8 मेजर समितियां हैं जो पूछी जा सकती है ना।
फिर है यूनियन पावर संघ शक्ति समिति। तो यूनियन आ रहा है तो आप जवाहरलाल नेहरू लगाना, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। लेकिन अगर आ जाए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के तो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे सरदार पटेल, आसानी से याद आ जाएगा। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। प्रोविंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब संविधान बना था तो भाग 6, 7, 8, 9 में था। उसके बाद में फिर 7वें संविधान संशोधन से ये सब चीजें चेंज हुई और अभी संविधान के भाग 6 में और केंद्र शासित प्रदेशों को भाग 8 में ये जानकारी दी गई है ना। तो बेसिकली भाग 6 अभी उससे संबंधित है। एक अलग कमेटी थी स्टेट कमेटी, है ना। तो प्रोविंशियल कमेटी को तो आप मानेंगे प्रांतीय संविधान समिति, जो कि अभी राज्यों को शो करती है। ये स्टेट जो प्रोविंशियल कमेटी है, तो जो नेटिव स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको भारत में शामिल करना था, तो वो किन शर्तों पे शामिल होंगे ये सब, तो ये स्टेट से नेगोशिएट करने के लिए बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो अभी तक 4 बातें हमने आपको बता दी। यूनियन, चाहे पावर कमेटी आ जाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आ जाए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, दोनों का आंसर जवाहरलाल नेहरू। इससे अलग अगर स्टेट कमेटी आ जाए, स्टेट के साथ कंसल्टेशन के लिए, तब भी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर प्रोविंस की कमेटी आएगी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, अब हम प्रांतों को क्या बोलते हैं, अपने यूनियन में बोला गया स्टेट, तो अब हम इनको स्टेट बोलते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, कि हम इसके साथ में कंफ्यूज हो जाए। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल, ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए जो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी है, नियम संचालन समिति है ना, तो इसका तो हम आपको एक हिंट ही दे दे रहे हैं। भारत के संविधान में ऐसे करा गया है कि जो जो संस्था है उसका जो प्रमुख है उसको उसके नियम की बनाने की अनुमति दी गई है। जैसे लोकसभा के नियम कौन बनाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के वहां का सभापति, कार्यपालिका के कार्य संचालक, तो कार्यपालिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो राष्ट्रपति है, तो वो राष्ट्रपति हो सकते हैं। कैग का काम है लेखा जोखा रखना, अकाउंट रखना, तो अकाउंट कीपिंग के ड्राफ्ट और उससे रिलेटेड रूल जो है वो कैग बना रहे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे काम करेगी, उसके रूल प्रोसीजर क्या होंगे, बताना जरा, कौन अध्यक्ष रहेंगे इसके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूल्स बनाए होंगे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। सेम ऐसे ही जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 4 समितियां हमने वहां देख ली, प्रोविंस वाले के सरदार पटेल, एंड जो यूनियन पावर है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड स्टेट कमेटी है उसके जवाहरलाल नेहरू, रूल एंड प्रोसीजर के राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। अब 2 कमेटी बचती है, ड्राफ्टिंग, इस पे तो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे कि आप क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखो एक लास्ट समिति बचती है इसमें ड्राफ्टिंग के बाद में, कमेटी ऑन 4 चीजों पे है कमेटी। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज राइट, कमेटी ऑन ट्राइबल एरिया एंड कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरिया। मूल अधिकारों पर समिति, अल्पसंख्यक पर समिति, जनजातियों पर समिति और जो एक्सक्लूडेड एरिया है इस पर समिति। तो इस समिति के अध्यक्ष थे, इतने सारे काम बताओ एक ही आदमी को दे दिए, सरदार पटेल।
तो सरदार पटेल के पास दो महत्वपूर्ण समितियां हो गई, एक कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी राइट, ट्राइबल राइट, एक्सक्लूडेड एरिया राइट, और एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के पास भी थी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू के पास है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर, स्टेट कमेटी, ये सब, और दो राजेंद्र प्रसाद के पास, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास। इस लास्ट वाले में एक बात और देखनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ऑन फंडामेंटल राइट, ऑन फंडामेंटल राइट के साथ में ट्राइबल एरिया, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, तो ये ज्यादा काम हो गया ना, तो इनकी मदद करने के लिए जो सब कमेटी बनाई गई, उप समितियां, तो उसको आप उप समिति बोल सकते हो या सब कमेटी, या उप समिति। तो फंडामेंटल राइट पे समिति, समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। अल्पसंख्यक पे समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, ट्राइबल एरिया पे सरदार पटेल, एक्सक्लूडेड एरिया पे सरदार पटेल, ये समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तब। लेकिन अगर क्वेश्चन आए मूल अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया, कल की क्लास में बताया था, जे.बी. कृपलानी, तो वही मूल अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यकों पर उप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखना, उप समिति के पूछेगा तो आएगा ये आंसर नीचे वाला, समिति के पूछेगा तो सरदार पटेल। अल्पसंख्यक पर उप समिति के अध्यक्ष हैं एस.सी. मुखर्जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सेम ऐसे ट्राइबल एरिया पे पूछेगा अगर उप समिति के अध्यक्ष, तो ट्राइबल एरिया पे आएंगे गोपीनाथ बारदोलोई, और एक्सक्लूडेड एरिया पे पूछेगा तो ए बी ठक्कर। इन चारों पे समिति पूछे तो सरदार पटेल, और इनकी उप समिति पूछे तो सबका अलग है, फंडामेंटल राइट के जे.बी. कृपलानी, माइनॉरिटीज के एस.सी. मुखर्जी, तो ये में भी जे.बी. कृपलानी वाला पूछा हुआ है, ये बात ही आपको करके देखना। इसके ये 8 मेजर समितियां हैं, है ना, 8 मेजर समिति हमने देख ली, फिर से बता रहे हैं। यूनियन पावर के जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, है ना, प्रोविंस वाले के जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी राइट, ट्राइबल एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, इसके सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन तो बता ही दिया है ना, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर छोटी छोटी तो बहुत सारी कमेटियां बनी थी, वो एडहोक टाइप की थी कि एक पर्टिकुलर मैटर पे बनाई गई और बना के उन्हें फिर खत्म कर दिया गया। तो उसमें हमारे काम की है बस एडहोक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग पर एडहोक कमेटी बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई झंडा समिति में क्या लगाएं, तो बताते हैं कि एक झंडा समिति और भी थी। एक झंडा समिति का नाम तो झंडा समिति है, फ्लैग कमेटी, ये बनी है 1931 में, और एक का नाम है एडहोक यानी कि अस्थाई फ्लैग कमेटी, और साथ में ये भी लिखा है फ्लैग कमेटी के साथ फ्लैग कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक तदर्थ समिति, एडहोक को हिंदी में तदर्थ भी बोल सकते हैं, और तदर्थ का मीनिंग होता है अस्थाई, कि समिति बनेगी, रिकमेंडेशन करेगी, फिर समिति खत्म होगी। तो ये बनी है 1947 में संविधान सभा में।
तो संविधान सभा वाली समिति आएगी तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसका तो एक ही आंसर लगाना है ना, क्योंकि इनमें से एक ही संविधान सभा में बनी है। 1931 वाली जो समिति बनी थी वो बनी थी कराची अधिवेशन, है ना। तो दोनों में अंतर है। इस वाले जो कराची अधिवेशन में फ्लैग समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तो इस वाले के हमने बता दिया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आप क्वेश्चन में देख लेंगे कौन सी समिति पूछी है। संविधान सभा वाली पूछी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग पूछी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। और फ्लैग कमेटी कराची अधिवेशन पूछी है तो सरदार पटेल आंसर आएगा, है ना। और कुछ नहीं लिखा, खाली झंडा समिति पूछी है तो दोनों भी आंसर आ सकते हैं। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, है ना। हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर आएगा। तो ये समिति हमारी कंप्लीट हो गई। बस अब इसमें एक समिति जो है ड्राफ्टिंग, इसे हमें डिटेल में देखना है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। क्या क्या क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी से अंदर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसके मेंबर पे ही आता है कि इसमें कितने मेंबर थे, 7। कौन कौन थे भाई, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन 7 लोगों के नाम याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इसके चेयरपर्सन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, नोट्स में ये सब मिल जाएंगे आपको, है ना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, है ना। अब इसमें ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये संविधान सभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी जब शुरू में बनी तो जो उसके 7 मेंबर थे उनमें एक ही कांग्रेसी था। ज्यादातर समितियां बनती हैं अब तो अनुपातिक रेशियो में उसमें लोगों को रखा जाता है। तो वो जो एकमात्र सदस्य थे वो थे के एम मुंशी, है ना। तो किसी स्टेट पीसीएस ने एक बार पूछा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में ओरिजिनली एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, ना? तो 4 लोग हमने देख लिए, बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। फिर इसके बाद में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एंड टीटी कृष्णाचारी। तो ये 7 सदस्य आपको याद रखने हैं। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन आपको याद रखने हैं। 2 बातें ये हो गई याद रखने की। तीसरी बात, स्टेट पीसीएस ने ये भी पूछा हुआ है, यूपीएससी मुश्किल से पूछेगा, है ना। पीसीएस आरओ इस तरह के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना जो पहला ड्राफ्ट है वो कब सबमिट किया। हमने बताया ना, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, उसकी रीडिंग हुई, फिर दूसरा ड्राफ्ट बना, फिर रीडिंग हुई, फिर तीसरा ड्राफ्ट बना, है ना। और फिर फाइनल ड्राफ्ट बना जो 26 नवंबर को हस्ताक्षर हो गया। डन। तो 3 ड्राफ्ट इस तरह से टोटल बने। तो जो थर्ड ड्राफ्ट है, अगर कोई पूछ ले वो कब आया, तो उसमें तो आप तुक्का लगा सकते हो कि भाई जो फाइनल ड्राफ्ट था उस पे हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को हुए थे, 1949 को। तो या तो इसी महीने में या इससे पिछले महीने में, अक्टूबर 1949 या जो पहला ड्राफ्ट है, 1 मिनट, अक्टूबर 1948, है ना। सेकंड ड्राफ्ट कब आया है, अक्टूबर 1948। और थर्ड ड्राफ्ट कब आया है, ये नवंबर 49। पहला ड्राफ्ट ये आएगा नहीं पेपर में ज्यादा, है ना। जो मेन बात है वो हमने आपको बता दी कि आप मेंबर याद रखना, चेयरपर्सन याद रखना। तीसरा कि इसका जो ड्राफ्ट है, तो पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में आ गया था। फिर जो दूसरा ड्राफ्ट है वो 1948 में अक्टूबर में आ गया था। और फिर तो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए, तो उसके ठीक पहले है ना ये ड्राफ्ट आया। इसमें क्या करना है, लमसम में थोड़ा सा अंदाजा रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, रटने के पीछे नहीं जाना है इसमें ना। बाकी आप क्वेश्चन करके देखना इस कमेटी से जितने भी आए हैं। तो कमेटी वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कमेटी कंप्लीट कर ली। अब दूसरा क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट। कहानी पहले बता चुके, अंग्रेजों का शासन था, उनकी सरकार थी और उनकी सरकार उनके बनाए हुए संविधान 1935 के अधिनियम से चलती थी।
अब ये जाएंगे तो हमारी सरकार आएगी और हमारा संविधान आएगा। तो हमारा संविधान, इस संविधान को हटा के हमारा संविधान लाने के लिए तो संविधान सभा है, वो हमने टोटल पढ़ लिया, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और इसके प्रावधान खत्म हो गए, है ना। ये वाली कहानी हमने पूरी समझ ली। उनका संविधान गया, हमारा संविधान आया। तो उनकी सरकार गई और हमारी सरकार 1951-52 में इलेक्शन के बाद ही तो सरकार बनेगी जिसको जनता चुनेगी। तो इस बीच में भी तो किसी सरकार ने काम करा होगा, तो उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार है ना। अब जैसे संविधान सभा में हुआ था कि भाई पहले बनी, फिर मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, फिर पाकिस्तान अलग हो गया, फिर संविधान सभा रिस्ट्रक्चर्ड हुई, तो वही सेम काम सरकार के साथ भी हुआ। पहले सरकार बनी, फिर मुस्लिम लीग अलग हुई तो उसके सदस्य सरकार से हट गए, फिर नई सरकार बनी। तो इनकी सरकार जाने में और 51-52 में हमारी पहली सरकार आने के बीच में हमें दो अंतरिम सरकार मिली, एक इंटरिम गवर्नमेंट 1 एंड इंटरिम गवर्नमेंट 2। दोनों में अंतर करने के लिए इस इंटरिम गवर्नमेंट 2 को अंतरिम सरकार 2 ना बोल के स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है, बट आप ध्यान रखेंगे इट इज ऑल्सो इंटरिम गवर्नमेंट, तो हम इसको इंटरिम गवर्नमेंट 2 भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, पीसीएस या आरओ छोटे मोटे टाइप के पेपर में तो ये फैक्ट भी आ सकते हैं, और बाकी क्या आता है वो बताते हैं। जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट है, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, पहली अंतरिम सरकार, तो उसमें आ सकता है कि अंग्रेजों ने कब घोषणा करी कि भाई हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और भारतीयों को लिया। तो पहली अंतरिम सरकार उन्होंने घोषणा करी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन चूंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था सरकार में कौन लोग होंगे, कांग्रेस से कौन होंगे, मुस्लिम लीग से कौन होंगे, ये डिस्प्यूट चलता रहा, तो एक्चुअल में जो बनी वो 2 सितंबर 1946, ये डेट आप याद रखेंगे कि अंतिम सरकार कब बनी थी। जैसे संविधान सभा याद रखना है ना कि संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ 6 दिसंबर 1946, पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, ये याद रखा था। सेम ऐसे आपको ये भी याद रखना है। तो पहले कौन बना, अंतिम सरकार या संविधान सभा? ऑब्वियसली अंतरिम सरकार ना। क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आप ध्यान रखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट फर्स्ट पहले बनी, फिर संविधान सभा बनी, ठीक है। ये संविधान सभा बनी कैसे थी, तो ये क्वेश्चन आईएएस के पेपर में भी आ सकता है, पीसीएस में और वनडे एग्जाम में भी ध्यान रखना। क्या लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त था उसने केंद्र में सरकार बनाई थी? ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में राज्यों वाले चुनाव हुए थे, उस समय राज्यों को प्रोविंस बोल रहे थे, तो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, और राज्य के इलेक्शन में जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो चुनी गई थी। फिर इन विधानसभाओं ने इनडायरेक्टली वोट डाला और हमारी संविधान सभा चुनी गई थी। प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट हुए थे, यहां तक हम पढ़ चुके हैं ना। तो इस संविधान सभा से अंतरिम सरकार बनाई गई थी। संविधान सभा से जो लोग इसमें चुने गए थे उनको शामिल करके एक अंतरिम सरकार बनाई गई, ठीक। मेनली जो संविधान सभा के इलेक्शन हुए उनके ग्राउंड पे इस अंतरिम सरकार का चयन किया गया। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्रोविंशियल असेंबली थे इनके ग्राउंड पे संविधान सभा को बनाया गया। ओके, तो हमने डेट याद रखा, सॉरी संविधान सभा नहीं, हमारा अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार कब बनी ये समझ आ गया, 2 सितंबर 1946, इसको आप याद रखेंगे। तो सरकार में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं और फिर अन्य मंत्री होते हैं इस समय, तो पहले ऐसे होते थे वायसराय, कमांडर इन चीफ एंड अदर मेंबर। तो क्या सबके सब भारतीय थे? नहीं। जो वायसराय का पद था, वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं ना, वायसराय का पद,
और जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के सब भारतीय थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे एक आपकी भारतीय कौन कौन थे इसमें, है ना। ये कब से कब तक चली, तो 2 सितंबर को बनी है 1946 को, और 15 अगस्त 1947 तक चलेगी, फिर इसको रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया जाएगा। अब भी हमने देखी, तो वायसराय चेयरमैन थे, ये तो हमने देख लिया। ये जो सरकार बनी उसके चेयरमैन कौन थे, वायसराय। तो एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट बनाई गई और ये किसको मिला, जवाहरलाल नेहरू। बाकी हमें ये भी पढ़ना है कि इसमें रक्षा मंत्री कौन थे, विदेश मंत्री कौन थे, संचार मंत्री कौन थे, खाद्य मंत्री कौन थे, उद्योग मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, सब याद करना। अभी देखेंगे, पहले कहानी सुन लो। अब 15 अगस्त 1947 को हमारी नई सरकार बनी, रिस्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट, और उसने काम करा 1947, 15 अगस्त 1947 से जब तक जनरल इलेक्शन 1951-52 का रिजल्ट नहीं आ गया और हमारा पहले चुनी हुई सरकार नहीं बनी तब तक, है ना। इसमें वो बाध्यता हटा दी गई दूसरी वाली सरकार में कि वायसराय एंड कमांडर इन चीफ जो है वो विदेशी होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। अब सभी के सभी भारतीय हो सकते थे। शुरुआत में हमने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ही रखा और बाद में फिर सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया। ठीक, अब हमें देखना क्या बाकी है, बस दोनों को एक साथ देख रहे हैं हम, अलग अलग हमने नहीं देखा, कि इंटरिम गवर्नमेंट 1 एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, या इंटरिम गवर्नमेंट 2 भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास था, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो आप समझो। तो वाइस प्रेसिडेंट, या जिसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री, इन्हीं के पास एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय, दोनों में सेम थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहले सेम वाले देख ले रहे हैं ना, दोनों में सेम थे। इसके बाद होम मिनिस्टर, है ना, और उसी में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये भी दोनों में सेम थे, सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक, फिर है इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी दोनों में सेम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये वो लोग हैं जो दोनों सरकारों में समान मंत्रालय जिनको मिला हुआ है। ठीक, ऐसे लेबर या श्रम, तो लेबर या श्रम में थे जगजीवन राम, जगजीवन राम, यहां पे भी और यहां पे भी जगजीवन राम है इसमें ना। रक्षा में नाम भी मिलते जुलते हैं इनके, रक्षा सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, इसमें बल होगा वही तो करेगा रक्षा, तो ये भी सेम थे, ये भी सेम थे, बलदेव सिंह है ना। शिक्षा मंत्री ये चेंज हो गए अब यहां से, है ना, तो यहां से आगे हम दिखा दे रहे हैं ये चेंज होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री पहले वाले सरकार में थे सी राजगोपालाचारी, फिर बाद में तो ये वायसराय बन गए ना। तो यहां पे कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो शिक्षा मंत्री बने। ठीक, ऐसे विधि मंत्री भी पूछा जाता है पेपर में, विधि मंत्री कौन थे, कानून मंत्री, तो बाद में तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां पे थे जोगिंदर नाथ मंडल, एससी कम्युनिटी के लीडर थे और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करा था, और पश्चिमी बंगाल मतलब जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल उस समय बांग्लादेश, उसमें चले गए थे, लेकिन विभाजन के बाद में फिर इन्हें गलती का एहसास हुआ तो ये भारत वापस आए, जोगिंदर नाथ मंडल।
विधि मंत्री थे पहली सरकार में, और फिर दूसरी सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर। तो ये जब विधि मंत्री थे तो मुस्लिम लीग की सीट पे थे। फिर फाइनेंस, वित्त मंत्री कौन थे भाई, है ना। तो ये वित्त मंत्री वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी फेमस है। यहाँ पे थे लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग से लियाकत अली खान। इन्होंने कांग्रेस की नीति अपनाई थी कि भीतर से कार्य ना करने देना, तो कि मंत्रालय ज्वाइन कर लो और फिर मंत्रालय को काम मत कर दो, है ना। बाद में ये हटे तो बने आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, चेट्टी भी बोल देते हैं कई बार, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे कौन थे, ना। आसानी से याद हो जाएगा, नाम मिलते जुलते हैं तो आप इसमें देख लेना। इसके अलावा सेम ऐसे रेलवे मिनिस्टर जो हैं तो वो पहले आसफ अली थे, फिर जॉन मथाई, आसफ अली जॉन मथाई रेलवे में। हेल्थ की बात करें तो गजनफर अली खान और उधर राजकुमारी अमृत कौर। पूरी संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, है ना। उसमें ये कुछ फेमस थी जैसे राजकुमारी अमृत कौर। कॉमर्स वाणिज्य की बात करें तो आई चुंदरीगढ़ थे, बाद में CH भाभा बने। नोट्स में लिखा हुआ है, सब आप देख लेना, हम जल्दी करा देते हैं। कम्युनिकेशन में अबुर रब निस्तार एंड रफी अहमद के थे। तो ये तो याद करने की चीजें हैं, आप याद करना। हम यहाँ बताते हैं कि आपने ध्यान क्या रखना है और आंसर कैसे करना है। अगर क्वेश्चन ये आए कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके पास था, तब तो आंसर आएगा लियाकत अली, अंतरिम सरकार में। लेकिन आए क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसके पास था, तब आंसर आएगा आर के षणमुखम शेट्टी, है ना। तो जो अभी हमने ऐसे टेबल बनाई है उसमें वो बाद वाली टेबल का आंसर जब देना है जब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पूछे, और पहले वाले से आंसर करना है जब अंतरिम सरकार पूछे, ठीक। बाकी इस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हमने दिए हुए हैं नोट्स में, तो आप पहले बहुत शांत दिमाग से टॉपिक पढ़ना, फिर क्वेश्चन को करना, है ना। मेन उद्देश्य अपनी क्लास का यह है, देखो वो जो नोट्स हैं उनको पढ़ के आपका नंबर आ जाएगा, है ना। 100% आपका प्री या वनडे एग्जाम का GS वो रोक ही नहीं सकता। क्लास का उद्देश्य बार बार बता रहे हैं, क्लास का उद्देश्य है कि आप उन नोट्स को आसानी से याद कर पाओ, लंबे समय तक याद कर पाओ, क्वेश्चन करते समय आपको रिकॉल हो जाए। तो इसके लिए जो इस सब नोट्स के पीछे की थ्योरी है, जो आइडिया है, जो कहानी है, उन सब पे चर्चा करना, और आपके लिए ये नोट्स पढ़ना आसान करना, इसका मतलब आपकी सेल्फ स्टडी को आसान बनाना, ये सेल्फ स्टडी वाला का उद्देश्य है। डन। मेहनत आपको ही करनी है। हमें स्टूडेंट की शक्ति पे पूरा विश्वास है। हमारा ऐसे मानना है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिल जाएं और एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े कि इसके लिए ये पढ़ेंगे, उसके लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 4-4, 5-5 किताबें पढ़ रहे हो, तो भटकने में आपकी ऊर्जा खराब हो जा रही है। तो अगर आपको सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाए तो पढ़ तो आप खुद भी लोगे। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हर किसी के पास, जो ग्रेजुएट करके बैठा है तो उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वो पढ़ के समझ सकता है ना। तो ये जो एक ब्रॉडर सिनेरियो होता है कि क्या चल रहा था, क्या पिक्चर थी, ये सब समझना में हेल्प की जरूरत होती है, वरना याद करने में तो कोई भी याद कर लेगा ना। तो हमारे 2 टॉपिक हो गए, इंटरिम गवर्नमेंट भी कंप्लीट हो गई एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हो गई। 3 बातें हमें पढ़नी थी। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है सोर्स। संविधान ने क्या कहां से लिया है। तो देखो ये सोर्स वाला चैप्टर एक तो आज अभी पढ़ोगे क्योंकि शुरू में दे रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक जब आप पूरा पॉलिटी हो जाएगी फिर रिवीजन करोगे तब पढ़ोगे। तो रिवीजन करते समय ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी भी आप याद कर लोगे। उसका कारण क्या है, जब आप पूरा संविधान पढ़ चुके होगे तो आपको वहां तुलना करने में समझ में आ गया होगा कि
संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में विकसित हुई है। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। न्यायपालिका की जो ज्यादा शक्ति है वो यूएसए में है। जो जर्मनी का बीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वो केंद्र सरकार को आपातकाल में ज्यादा शक्तियां देता है। जो कनाडा का संविधान है वहां पे केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य को कम शक्तियां हैं। ये सब चीजें आपको संविधान पढ़ने के क्रम में पता चलेगी। फिर आपके लिए सोर्स बताना जरूरी है, मतलब आसान हो जाएगा। जैसे कनाडा में केंद्र मजबूत है और तो हमारे संविधान में जहां जहां भी ऐसे प्रावधान हैं जहां केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है उस संविधान उसमें हम तुक्का लगा सकते हैं कि ये शक्तियां कनाडा से ली गई होंगी। जहां न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाई गई है और उसे स्वतंत्र रखा गया है तो वो उसी देश से तो लिया गया होगा जहां न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, यानी कि यूएसए से लिया गया होगा। संसद के ऐसे प्रावधान जो उसको शक्तिशाली बनाते हैं वो ब्रिटेन से लिए गए होंगे। मूल अधिकारों पे ज्यादा फोकस यूएसए में है, वहां सिटीजन को ज्यादा राइट है तो मूल अधिकार वहां से प्रभावित हो गए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, वो रसिया में ज्यादा फेमस हैं तो वो रसिया से लिए होंगे। आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का उल्लंघन तो वो जर्मनी से लिया होगा। समझ रहे हो ना? ये आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा समय के साथ में, और अभी भी हम आपको इसे याद करा के मानेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चन करना, मेन चीज आपको याद हो जाएगी। जो भी छोटी मोटी कहानियां हम सुनाने की कोशिश करेंगे साथ के साथ, लेकिन वही है जब आप पूरा संविधान पढ़ लोगे तब तो और अच्छा समझ आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया है, जो मेन चीज आपने याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जाना जाता है फेडरल सेटअप के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में की प्रिंसली स्टेट और राज्यों को मिला के एक फेडरेशन या संघ बनाया जाएगा। तो जो भारतीय संविधान का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है ना, संघीय प्रावधान नहीं। संघीय प्रावधान में तो केंद्र की ओर झुकाव है और केंद्र का झुकाव कनाडा से लिया। जो स्ट्रक्चर है कि स्टेट लिस्ट होगी, कंट्रेंट लिस्ट होगी, है ना, और यूनियन लिस्ट होगी, जो भी उसका एक ढांचा है वो हमने यहां से प्रभावित है। आप ये नहीं बोल सकते यहां से लिया गया है, एज इट इज नहीं लिया, उसको इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके लिया है, तो कह सकते हैं यहां से प्रभावित है। एक ही बात आप याद रखेंगे, संघीय ढांचा प्रभावित है। दूसरा आपको पता ही है, ये जो 1935 का एक्ट है इससे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे तब, है ना। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए, वो भी इससे लिए गए। इमरजेंसी के प्रोविजन वो इससे लिए गए, ध्यान रखना। लेकिन इमरजेंसी जब लगी होगी तो उस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ये जर्मनी से लिया गया। इमरजेंसी होंगी इतने इतने तरह की और ये बातें, ये 1935 एक्ट से प्रभावित हैं। लेकिन इमरजेंसी के समय में जनता के राइट कम हो जाएंगे, सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये कहां के संविधान से प्रभावित है? जर्मनी। जर्मनी में हिटलर था ना, तो वहां जनता को राइट मिलते होंगे, तो जनता के राइट यहां भी उसी से कम हो रहा है ना। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान का संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय बोलते थे, और इमरजेंसी प्रोविजन, ये 1935 के एक्ट से लिए गए। ठीक, बाकी जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो पहले ही बोल दिया, जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो यहां से ली गई। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, पूरे समूह का शासन होता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट। कैबिनेट इसका छोटा समूह होता है, बाद में समझ आ जाएगा। तो चाहे हम कैबिनेट प्रणाली बोलें चाहे संसदीय प्रणाली बोलें, दोनों का एक ही अर्थ होता है, पर नए स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि आए कैबिनेट प्रणाली सिस्टम कहां से लिया है, तो ब्रिटेन बताना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो ब्रिटेन बताना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ब्रिटेन बताना,
पर जब धीरे धीरे स्टूडेंट ओल्ड हो जाता है, पूरी पॉलिटी पढ़ लेता है, तो उसको समझ आ जाता है कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम, इन सब का तो सेम ही नहीं है। तो ये ब्रिटेन से लिए है ना। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता होती है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक। बाइकैमरलिज्म, जो हमारे हाउस हैं, एक को लोकसभा एक को राज्यसभा बोल रहे हैं, कंबाइंडली इसको पार्लियामेंट बोल रहे हैं, ये ब्रिटेन से प्रभावित है। हालांकि होता अमेरिका में भी ऐसे है, वहां पे सीनेट एंड हाउस एंड रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, बोलते हैं, और कंबाइंडली उसको पार्लियामेंट या संसद ना बोल के कांग्रेस बोलते हैं ब्रिटेन में। सॉरी, यूएसए में। ब्रिटेन में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, और इंडिया में क्या होता है, तीनों जगह बाइकैमरलिज्म है। यहाँ पे लोग हमारे यहाँ तो बोल रहे हैं लोकसभा राज्यसभा, और इकट्ठा बोल रहे हैं उसको पार्लियामेंट, यानी कि संसद। यूएसए में उसको बोल रहे हैं सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और पूरे समूह को बोल रहे हैं कांग्रेस। ब्रिटेन में उसको बोल रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड इसको बोल रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसको में भी शायद पार्लियामेंट ही बोल रहा है ना। तो बाइकैमरलिज्म तो यूएसए में भी है, बट हमारा बाइकैमरलिज्म ब्रिटेन से प्रभावित है। उसका कारण है, समझ में आ जाएगा, हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से आधारित है ना। उसमें केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा नहीं है कि संसद को थोड़ी पावर है और थोड़ी पावर मंत्रियों को है कानून बनाने की, दोनों में कोऑपरेशन है। जबकि यूएसए में जो केंद्रीय सब्जेक्ट हैं उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, कुछ सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाते हैं और कुछ जो है वो लेजिस्लेचर को। ये सब बातें अभी हो सकता है एकदम नए कैंडिडेट को कम समझ में आ रही हूँ, तो ये एक्चुअल में पूरी पॉलिटी में डिस्कस करना है। ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो सोर्स, तो उसमें आप उन चीजों के सोर्स भी पढ़ रहे हो जो आपने अभी पढ़ी नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया कि ये चैप्टर आपने बाद में एक बार फिर से पढ़ना है, ये चाहो तो आप क्लास भी फिर से देख सकते हो एक बार, है ना। अब देखो, भारत के संविधान में लॉ से रिलेटेड 3 टर्म दी गई है। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान के आर्टिकल 14 में है ये। एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में है। और एक में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस मेनका गांधी केस में बोला है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ बाय लॉ की जगह अनुच्छेद 21 के संदर्भ में लागू होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हिंदी में समझ लो ये सब क्या होते हैं। ये है कानून के समक्ष समता, है ना। ये है कानून का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण, इसको विधि के समक्ष समता भी बोल सकते हैं। विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण या कानूनों का समान संरक्षण। और यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। और ये बनेगा विधि की युक्त प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। ये संविधान में सीधे सीधे एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं है। कहां से आई है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो उसने व्याख्या करी है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पता चला संविधान में ये चीजें कहां कहां पे हैं टर्म। हमने इन सबको अभी क्यों देखा, हमें इनके सोर्स देखते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने लिया ब्रिटेन से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है यूएसए से, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने लिया है जापान से।
और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या से वो किया है, इम्प्लिसिटली है, वो हमने लिया है यूएसए से, है ना। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो इन सब के मीनिंग क्या होते हैं, है ना। ये सब आगे हमें पॉलिटी में आर्टिकल 14 वगैरह में पढ़ना है। हल्का सा आपको बता देते हैं आप चाहो तो। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए समान होंगे, समान रूप से लागू होंगे, समान अदालतें होंगी और कानूनों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भारत में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, समान कानून होंगे, समान रूप से लागू होंगे, है ना। लेकिन एक फिलोसोफर है जॉन रस्किन में भी नाम है उनका, जॉन रॉल्स, उनकी थ्योरी है सोशल जस्टिस थ्योरी। उन्होंने अपनी थ्योरी में यह बोला है कि एक आदमी को 20 साल तक खाना पीना मत दो और एक की हेल्थ का बड़ा अच्छा ध्यान रखो, उसे खूब प्रैक्टिस कराओ और 20 साल बाद एक रेस हो और उसमें यहां से यहां तक दौड़ना हो और हम इनसे बोलें कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा, आप दोनों दौड़ो। भेदभाव खत्म कर दिए। पहले मान लो इस व्यक्ति को दौड़ने का मौका नहीं मिलता था, इसको मिलता था, अब हमने दोनों को मौका दे दिया, कह दिया भेदभाव समाप्त, अब दोनों दौड़ो। तो जॉन रॉल्स का मानना है कि ये सोशल जस्टिस नहीं है, इस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ इतिहास में अन्याय हुआ था, उसकी वजह से कुपोषण का शिकार है। तो इसको दूर करने के लिए हमें, इसके लिए अगर हम कोई विशेष प्रावधान करें कि भाई तुम यहां तक, तुम्हारी रेस इतनी बड़ी होगी और तुम्हें इतना पूरा दौड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए विशेष प्रावधान कर दिया हमने, विशेष प्रावधान। तो इसे ये नहीं माना जाएगा कि हमने इन दोनों के मध्य भेदभाव करा है, वरना तो ये भला आदमी बोलेगा कि भाई मुझे पूरी रेस दौड़ा रहे हो, उसको आधी दौड़ा रहे हो, तो भेदभाव कर रहे हो। डन। तो जॉन रस्किन ने यह बोला कि खाली इक्वलिटी बिफोर लॉ से कि अब भेदभाव नहीं कर रहे, इससे सामाजिक न्याय नहीं आएगा। जो पुराना भेदभाव है उसको दूर करने के लिए अगर उसको कोई विशेष प्रावधान दे दिए, दूसरे आदमी को नहीं दिए, आरक्षण दे दिया, तो ये दोनों काम करने से कि पिछले जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का प्रयास करो और भविष्य में कोई भेदभाव मत करो, तब दरअसल में सामाजिक न्याय आएगा। तो ये जो दूसरा वाला पहलू है जो हमें विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, उसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। सोशल जस्टिस थ्योरी का ये एक हिस्सा है। तो ये दोनों हमें पता चल गया, ये अमेरिका से लिया गया है और ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आपके जीवन और आपकी आजादी को छीना जा सकता है, लाइफ एंड लिबर्टी। अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तभी जेल में जाओगे, ऐसा नहीं है कि सरकार का जब मन करेगा तब जेल में डाल देगी, है ना। और पूरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की पुलिस पकड़ेगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, फिर वो सजा सुनाएगा ना, तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहलाता है। मेनका गांधी केस ने इसमें ये ऐड कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि विधि ने कुछ भी लिख दिया और वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया, संसद ने कोई भी कानून बना दिया, है ना। कोई भी फालतू सा कि 10 रुपए की चोरी करने पे भी फांसी की सजा दी जाएगी, तो ये तो आपने गलत लाइफ छीन ली किसी की, 10 रुपए की चोरी के लिए आपने उसकी लाइफ छीन ली। क्या उसके जीवन में सुधरने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी, है ना। उंगली मार डाकू था, कौन था वो, बाद में वाल्मीकि बना, है ना, रामायण की रचना कर दी, उसको किसी ने फांसी दे दी होती चोरी के लिए, तो संत बनने की संभावना थी ना उसके अंदर, तो सुधार की संभावना होती है। उन्हीं केस में फांसी दी जाती है जहां सुधार की संभावना ना हो, बड़े जघन्य अपराध हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो आपने कोई भी खराब सी बात कानून में लिख के फांसी की सजा और ये सब देना शुरू कर दिया। वो लॉ रीजनेबल होना चाहिए, है ना। 3 टर्म उसने कुछ यहाँ पे बोली है, तो उसने बोला कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से लाइफ ली जाएगी, ना कि ओनली प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया जाता है अमेरिका से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो है यूएसए से, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से।
तो ये हमने आपको सारी चीजें एक साथ इकट्ठे बतानी जो मिलती जुलती चीज होती है ना। ब्रिटेन से क्या क्या लिया ये समझ में आ गया। अब यूएसए से तो दो बातें तो पता चली गई यूएसए से, है ना। एक इक्वल प्रोटेक्शन, यानी कि विधियों का समान संरक्षण, और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया, ये हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्रावधान जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाता है कि उनका कंट्रोल नहीं है, तो न्यायपालिका यूएसए में मजबूत है, वो सब हमने वहां से लिया है। देखो जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग से हटता है, और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आज तक एक भी न्यायाधीश को नहीं हटा पाया इस प्रक्रिया से। तो अब न्यायाधीशों को डर नहीं है कि हमें ना तो प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, ना कोई कार्यपालिका, ना राष्ट्रपति, तो वो सरकार के खिलाफ भी निर्णय दे सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं सरकार से। अगर सरकार भारत की जनता के हितों के मतलब अधिकारों को छीनना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट रक्षक है, प्रोटेक्टर है ना हमारे संविधान का। क्यों? क्योंकि वो निडर है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के हिसाब से ना चले तो उसको हटा देंगे या राष्ट्रपति हटा देंगे। तो इससे न्यायपालिका मजबूत हो रही है ना, और मजबूत न्यायपालिका किस देश में है? यूएसए में। तो ये प्रावधान हमने इम्पीचमेंट वाला प्रावधान यूएसए से लिया होगा, है ना। इम्पीचमेंट किसका? इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। सेम ऐसे जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो भी हमने अमेरिका से लिया है ना। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में एक्चुअल ऐसे होता है, प्रेसिडेंट होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बचा हुआ कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं होता। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बस कार्यपालक राष्ट्रपति बनते हैं और फिर चुनाव होकर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है, वो कहीं घूमने गए हैं, अस्थायी रूप से वहां पे उपलब्ध नहीं है, या मृत्यु की स्थिति है, तो जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए या पुराने राष्ट्रपति पुनः कार्यभार ना संभाल लें, तब तक हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट काम संभालता है। तो ये पोस्ट भी अमेरिका से ली गई है ना। हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, और केंद्रीय लेजिस्लेचर का क्या नाम है? संसद। वो कोई कानून बना के हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। सामान्यतः कुछ अपवाद हैं इसके, उनको छोड़ के नहीं छीन सकती। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगी तो कौन बचाएगा हमें? न्यायपालिका। न्यायपालिका को ये शक्ति है कि वो इन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू करे, है ना, न्यायिक समीक्षा करे। जुडिशियल रिव्यू को क्या बोलेंगे? न्यायिक समीक्षा। और अगर वो कानून गलत है तो उसे समाप्त कर दे। इससे न्यायपालिका की शक्ति नहीं बढ़ रही। तभी तो न्यायपालिका हमें प्रोटेक्ट कर पा रही है, जब न्यायपालिका को इसे कानून को अवैध या अवैध घोषित करने की, नल एंड वाइड घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। इससे भी न्यायपालिका शक्तिशाली है। और शक्तिशाली न्यायपालिका किस देश की पहचान है? यूएसए की। तो हमने जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रोसीजर जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब चीजें कहां से ली हैं? यूएसए से। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे अगला पॉइंट, वो अनरिटन है, और यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान भी रिटन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहां से प्रभावित है? यूएसए से। डन। अमेरिका से क्या क्या लिया हमने समझ लिया। इसके बाद में जो आयरलैंड है और जो दक्षिण अफ्रीका है, इनसे क्या लिया है? तो आयरलैंड से सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि भाई डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है।
जहां भी हम बोल रहे हैं ना लिया गया है, तो आप समझ जाना कि प्रभावित हैं की बात कर रहे हैं, है ना। बाकी जो अपनी राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा दो से मिलकर संसद बनी है ना, तो राज्यसभा में कुछ लोग निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 लोग जो है उनका नामांकन करते हैं राष्ट्रपति। 12 लोग की ये लोग भी यहाँ के सांसद बनेंगे। तो इसमें लोगों का नामांकन होगा राज्यसभा में। नामांकन प्रसिद्ध क्षेत्र कला साहित्य, ऐसे 4 क्षेत्र हैं टोटल, है ना। तो इन 4 क्षेत्रों से नामांकन ये आयरलैंड से प्रभावित है। और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। इसका मतलब हमारी राज्यसभा की संरचना आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। जो हमारी राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित होके लिए, और जो नामांकित होते हैं वो आयरलैंड से प्रभावित होते हैं, है ना। एक और पॉइंट रह गया इसमें साउथ अफ्रीका वाले में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पता है ब्रिटेन में अलग से संविधान संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, जैसे कानून बनते हैं वैसे ही संविधान का संशोधन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, वो विशेष बहुमत से होते हैं, है ना। और दोनों सदन से अलग अलग पास होना जरूरी है, राष्ट्रपति की अनुमति देना जरूरी है, जबकि और विधेयक में तो ऐसा नहीं है। साधारण विधेयक में तो संयुक्त बैठक से भी पास हो सकता है, राष्ट्रपति उसमें 3 काम कर सकते हैं, अनुमति दे भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। जबकि संविधान संशोधन में तो केवल अनुमति दे सकते हैं। ये सब हमें बाद में पढ़ना है। अभी हम कहानी क्यों सुना रहे हैं, जिससे आप पता चल जाओ कि हमारे यहाँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया है। वो कानून बनाने जैसी प्रक्रिया नहीं है, उससे थोड़ी सी अलग है। तो वो प्रक्रिया किससे प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बाकी हम इसको पढ़ेंगे बाद में। कनाडा से क्या लिया गया बता दिया। जैसे जहां संघ होता है ना, तो संघ में एक केंद्र सरकार है, मान लो एक राज्य सरकार है, तो इनकी शक्तियां लगभग बराबर होती हैं, इनका एक दूसरे पे ऐसे कंट्रोल नहीं होता। तो जहां राज्यों को और केंद्र को दोनों को लगभग बराबर शक्तियां दी जाए, वो सच्चे अर्थों में संघ है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केंद्र को ज्यादा शक्तियां, संघ को राज्य को शक्तियां कम है। इसका मतलब भारतीय संघीय प्रणाली में एक शक्तिशाली केंद्र है। अभी बात आप इतना समझो, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, पूरी एक क्लास होगी कि केंद्र क्यों शक्तिशाली है, ऐसी कौन कौन से पहचान है जिससे पता चलता है कि केंद्र शक्तिशाली है ना। बस अभी आप याद रख लो, केंद्र शक्तिशाली है। और केंद्र कहां शक्तिशाली है? कनाडा में। इसका मतलब ये प्रावधान हमने कहां से लिए होंगे? कनाडा से प्रभावित होंगे। अब ऐसा कोई भी प्रावधान जो केंद्र को शक्तिशाली करता है, राज्य को कमजोर करता है, वो कनाडा से प्रभावित होगा। ठीक, तो भारत के जो संघीय प्रावधान है वो कहां से प्रभावित है? कनाडा से, है ना। सशक्त केंद्र कहां से प्रभावित है आ जाए तो कनाडा से। हमारे यहाँ जो केंद्र राज्य के संबंध है उन्हीं में तो छुपा ही है कि केंद्र शक्तिशाली है, तो वो केंद्र राज्य संबंध कहां से प्रभावित है? कनाडा से। 3 सूची बनी है, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य और संबंधी पे दोनों। और जो विषय तीनों सूची में नहीं आए वो है अपशिष्ट विषय। देखो रेजिडुअल सब्जेक्ट है ना, या अपशिष्ट विषय या शक्तियां, ये किसके पास है? केंद्र के पास। इससे भी केंद्र शक्तिशाली होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कहां से प्रभावित होगा? कनाडा से। बस आपको आइडिया बनाना है कि जहां जहां केंद्र मजबूत है वो प्रावधान कनाडा से लिए गए होंगे। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति और स्टेट का गवर्नर, और गवर्नर पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का। इससे केंद्र मजबूत नहीं हो गया, राज्य कमजोर हो गए कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है उस पर राज्य का नियंत्रण ही नहीं है, उसको हटाने की, लगाने की, नियुक्त करने की सब शक्ति तो केंद्र के पास है। ये भी बता रहा है कि केंद्र सशक्त है, तो गवर्नर की नियुक्ति ये भी हमने कनाडा से लिया है ना। और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ये पॉइंट अलग से याद रख लेना।
भारत का राष्ट्रपति, ये प्रावधान भी कनाडा से प्रभावित है। समवर्ती सूची और ज्वाइंट सिटिंग, ये दोनों याद रखना। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, इनमें से अगर आपको किसी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे इनको, और रिवीजन जब आप इसका करोगे तो आपको वो पक्का पता चलेगा। ऐसे बता दे रहे हैं हल्का हल्का कि जब लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग बिल पास होता है, जब नहीं हो पाता तो दोनों की इकट्ठी एक जगह बैठक होती है दोनों की, तो उसको संयुक्त बैठक बोलते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा भी 3 ही बार हुआ है केवल, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी, अभी बताया ही था, बताना आपातकाल कहां से लिया है। आपातकाल तो ये तो लिया है 1935 के एक्ट से, लेकिन जब आपातकाल लागू होगा तो लोगों के मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। ये पढ़ेंगे मूल अधिकार वाले भाग में, कैसे कैसे सस्पेंड होते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं। तो मूल अधिकारों का सस्पेंशन लिया है जर्मनी से, लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं। जर्मनी का बीमर संविधान। यूएसएसआर या सोवियत संघ, ये भी पूछा जाता है भाई इससे क्या लिया है। एक तो बता ही दिया था, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य इससे लिया है ना। और इसके अलावा जो हमारा प्रियम्बल है ना, जो हमारी प्रस्तावना है, तो उस प्रस्तावना में आपको 2-3 चीजें मिलती हैं। जैसे प्रस्तावना में है कि न्याय, 3 तरह का न्याय है, जस्टिस 3 तरह का है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम भारत के लोगों को देंगे, ऐसा प्रस्तावना में लिखा है। तो ये न्याय की चीजें कहां से ली हैं, यूएसएसआर, एंड फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर, सोवियत संघ, है ना। रूस भी बोल सकते हो आप इसको, रूस के संविधान से प्रभावित है ना। और प्रस्तावना में 3 तरह का तो न्याय दे रखा है, उसके अलावा दे रखा है लिबर्टी, है ना, 5 तरह की लिबर्टी है, और इक्वलिटी है, 2 तरह की समानता है, और भाईचारा है, 1 तरह का। 3 तरह का न्याय। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है ना, कितने तरह की आजादी, कितने तरह का न्याय। ये 4 ही चीजें मेनली प्रस्तावना बात करती है। तो इसमें ये न्याय वाली चीजें तो रूस या यूएसएसआर या सोवियत संघ यहां से ली है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये कहां से प्रभावित है, फ्रांस के संविधान से, और ये वाले रूस के संविधान से। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम वहां आइडिया लगवा देंगे, तो आप पहचानने लगोगे कि अच्छा न्याय तो रूस से लिया होगा, है ना, ये सब चीजें तो फ्रांस से ली गई होंगी। फ्रांस की पूरी क्रांति लिबर्टी पे आधारित थी, और रशियन रिवॉल्यूशन जस्टिस पे आधारित था। तो जब आप उनको जान जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बता दोगे कि न्याय कहां से और ये कहां से, है ना। और जापान का संविधान है, वहां से बता ही दिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो हमने ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अंग्रेज गए, हमारा संविधान बनना था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या काम करा, कब संविधान बना, ये सब समझ लिया। अंग्रेज गए, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आया। इसमें कौन मंत्रालय किस किस के पास थे, ये सरकार कब बनी, कैसे काम चला, ये हमने समझ लिया। एंड सोर्स हमने देख लिया। इन सबके क्वेश्चन इनके साथ में लगे हुए हैं, दिए हुए हैं आपके नोट्स में, है ना। डन। तो अब आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे, कोई भी डाउट आएगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको पूछ सकते हो, है ना। एंड कुछ और बेसिक से फैक्ट हैं, 2-4 फैक्ट, उन्हें हम और बता देते हैं कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। टेबल दी हुई है, उसको बस एक बार रीड कर लेना है, रटना नहीं है कि कौन कौन महिलाएं थी, बस पढ़ने के लिए। कुछ फेमस हैं जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, है ना। बेगम एजाज रसूल, ये ओनली मुस्लिम वुमेन थी। एंड दक्षायनी वेल्युधन, वो खाली दलित महिला थी। ऐसे कुछ कुछ फैक्ट आप वहां से पढ़ लेना, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है ना। कुछ एक और फैक्ट है कि संविधान सभा के कौन सदस्य थे,
जिन्होंने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 1950 में लागू ना किया जाए, 15 साल बाद किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की जनता अभी शिक्षित नहीं है। इतनी जानकारी किसको हो गई कि शिक्षित नहीं है? शिक्षा मंत्री तो नहीं थे उस समय के। ऐसे लिंक बनाए जाते हैं, है ना। आपको एक बात याद है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, तो उससे आपने ये लिंक कर लिया कि भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा भी शिक्षित नहीं है तो इनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मत दो। डन। दिस इज अ लिंक मेकिंग, जो जितने अच्छे से करता है अगर पेपर के समय, उसका प्री का पेपर निकलने के चांस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और किसने ये बोला था कि कांग्रेस जो है इसको बतौर पार्टी खत्म कर दिया जाए और इसे एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी या संघ या एनजीओ के तौर पे चलाया जाए? कांग्रेस से जनता प्रभावित थी और वो तो कांग्रेस को चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देगी। तो कांग्रेस एक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनी पार्टी थी और कांग्रेस को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाए और जिसको चुनाव लड़ना है वो अपनी अपनी पार्टी अलग बना ले। किसका विचार हो सकता है बताओ? ऐसे महात्माओं वाली बातें कौन कर सकता है? महात्मा गांधी, है ना। दिस इज अ मेथड ऑफ लिंकिंग कि आप चीजों को दिमाग में कैसे जोड़ते हो। जितना सिस्टेमेटिकली लिंकिंग के साथ आप चीजें याद करोगे उतने ही प्यार से आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी और गलती के चांस कम रहेंगे। अंडरस्टैंड? ये महात्माओं जैसी बातें तो महात्मा गांधी करेंगे और शिक्षा का स्तर करना है, वयस्क मताधिकार मत दो, वो तो शिक्षा मंत्री ही बोलेंगे, है ना। ठीक। और ये किसने बोला है कि भारतीय संविधान जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं करता और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना, जैसे कि अंग्रेजों ने दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से हमें राष्ट्रीय एकता का बाधा था ना, उसकी वजह से हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान भारत अलग हो गए, है ना। तो हमने अंग्रेजों ने नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की जगह माइनॉरिटी राइट्स को वरीयता दी। तो एक व्यक्ति है संविधान विशेषज्ञ, वो कह रहा है कि जो भारत का ये संविधान है ये माइनॉरिटी राइट्स की जगह नेशनल यूनिटी पे फोकस करता है, दोनों में नेशनल यूनिटी को चुनता है ना। तो भाई जिस देश ने अभी विभाजन का घाव चुना हो तो वो तो नेशनल यूनिटी को ही चुनेगा। डन। तो ये बोला है आइवर जेनिंग्स ने। ये कुछ स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट, जो जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं और पहले आए हुए हैं तो हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसने ये बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, वो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसने बोला कि इसकी जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बिल और इनकी बिल सेम है। एंड उन्होंने बोला कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। तो वो कांग्रेस के बड़े प्रभाव को दिखा रहे हैं, उस समय की एक बड़ी पार्टी थी और संविधान सभा में उसका ज्यादा बड़ा प्रभाव था। तो ये बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग, ग्रेनविल ऑस्टिन। एक निजामुद्दीन अहमद हैं, ये मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया उसने, तो इन्होंने बोल दिया उसको ड्राफ्टिंग की जगह ड्रिफ्टिंग कमेटी, भटकने वाली कमेटी जो इधर उधर भटकती रहती है। तो मे भी किसी पीसीएस के पेपर में, वनडे एग्जाम में पूछ लेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी किसने बोला है। तो नजीरुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन नहीं, नजीरुद्दीन अहमद ने, है ना। तो ये सब आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, बहुत शांति से पूरे नोट्स पढ़ने हैं, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनके आंसर नहीं पढ़ने हैं, आंसर ढक ढक के उनको सोल्व करके नीचे ट्राई करना है। और फिर आंसर गलत आए तो फिर से नोट्स पढ़ने हैं कि भाई आंसर क्यों गलत हो गया। और अपना पेपर से पहले 3-4 रिवीजन करने हैं। और जब पेपर आने वाला होगा तो उसके 20 दिन पहले सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 2 दिन में पॉलिटी, 2 दिन में हिस्ट्री, 2 दिन में ज्योग्राफी। यकीन मानो कोई आपका नंबर आने से रोक नहीं सकता। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।